अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्य अमेष धर्मः सनातनः। अवश्य ही अकृत्य अर्थात निंदनीय कर्म नहीं करने चाहिए, भले ही इसके लिए अपने सर्वस्व की हानि क्यों न हो जाए। और ऐसे ही कृत्य अर्थात जो कर्म निश्चय ही किए जाने योग्य हों, उन्हें किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। यही सनातन या शाश्वत धर्म एवं कर्तव्यगत रीति व नीति है। तो कर्तव्यों की रीति व नीति को समझते हुए सांसारिक व्यवहार की मर्मज्ञता को आत्मसात करने के उद्देश्य के साथ मैं प्रातःकालिक कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी का सादर नमस्कार के साथ करता हूं अभिनंदन। सुप्रभात की वेला में सुप्रभातम कार्यक्रम की प्रस्तुतियों को लेकर अगले आधे घंटे के लिए मैं हूं आप सभी के साथ नारायण दत्त मिश्र। सुप्रभातम का आरंभ करते हैं हम समय के भारतीय परिज्ञान के साथ, जिसे हम आज का पंचांग इस नाम से प्रस्तुत करते हैं। तो आज क्या है तिथिवार और नक्षत्र, यह जान लेते हैं हमारी पहली प्रस्तुति आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि बृहस्पतिवार धनिष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और अब समय है सुभाषित की प्रस्तुति का। सुभाषित अर्थात अच्छे ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक वचन, जैसे का खलेन सह स्पर्धा सज्जनस्याभिमानिनः भाषणम भीषणम साधु दूषणम यस्य भूषणम। अर्थात जिसकी वाणी ही भीषण हो, भयंकर हो, जो सद्गुणों को भी बिगाड़ देती हो और यही जिसका श्रृंगार हो। भला ऐसे दुष्ट व्यक्ति से एक सज्जन या स्वाभिमानी व्यक्ति की क्या स्पर्धा हो सकती है। अतः हमारा सत्प्रयास यह होना चाहिए कि हम बिना किसी स्पर्धा के अपने कर्तव्य पर ध्यान दें और मानसिक व आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति हेतु सदैव अच्छे एवं प्रेरक वचनों का ही प्रयोग करें। और इस उद्देश्य हेतु संस्कृत वाङ्मय के अनुपम रत्न अर्थात सुभाषित हमारी सहायतार्थ सदैव तत्पर हैं ही। बस हमें देना है इस ओर अधिक अवधान, तो भला देर किस बात की। अविलंब अब जान लेते हैं आज के सुभाषित को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के साथ। ईर्ष्या लोभो मदः प्रीतिः क्रोधो भीतिश्च साहसम् छिद्र हेतूनि कार्ये सप्तबुधा जगुः। ईर्ष्या, लोभ, अभिमान, अयोग्य व्यक्ति से मित्रता, क्रोध, भय और दुस्साहस, ये 7 प्रवृत्तियां इस संसार में किसी भी कार्य के संपादन में बाधा और हानि पहुंचाती हैं, ऐसा बुद्धिमान जनों का कहना है। Wise say one who is afflicted with these 7 traits, envy, greed, arrogance, friendship with the undeserved, anger, fear, and overconfidence can never produce good results. और अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति का। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख ग्रंथ हैं ज्ञान विज्ञान के स्रोत वेद। चारों वेद विभिन्न क्षेत्रों में विकास के साथ ही मानव के व्यक्तिगत और व्यावहारिक विकास पर भी बल देते हैं। वेदों में अनेक ऐसे सूक्त और मंत्र हैं जो सामाजिक एकता के महत्व को बतलाते हैं, साथ मिलकर चलने की प्रेरणा देते हुए विश्व के उत्कर्ष की बात करते हैं। तो चलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में आज आपको संघटन सूक्त के माध्यम से वेद का संदेश सुनाते हैं। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। सनातन संस्कृति का संविधान ग्रंथ है वेद। चारों वेदों में प्रथम वेद है ऋग्वेद, जिसका प्रमुख विषय है ज्ञान। ऋग्वेद में संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ मानव, समाज और राष्ट्र के कल्याण से संबंधित अनेकों सूक्त और इन सूक्तों में विविध मंत्र हैं, जो समाज को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का अंतिम सूक्त है संगठन सूक्त।
संगठन सूक्त में राष्ट्रीय एकता के मंत्र हैं, जो द्वेष भाव से रहित होकर समाज में संगठन, एकता और सामंजस्य के महत्व पर बल देते हैं। हमारे वेद हमें सिखाते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानताम, अर्थात हम एक साथ चले, एक साथ बोले और एक दूसरे के मन को जाने, यानी एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। वेदों के इसी आह्वान को हमें राष्ट्र के आह्वान के रूप में भी देखना है। हमें देश के संकल्पों को अपना संकल्प बनाना है। हमें जन भागीदारी की भावना से सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाना है। भारतीय ज्ञान परंपरा विभिन्न क्षेत्रों में मानव के विकास के साथ ही उसके विशेष रूप से व्यक्तिगत और व्यावहारिक विकास पर भी बल देती है और बताती है कि समाज में मिलकर चलने, मिलकर कार्य करने और मिलकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से ही व्यक्ति, परिवार, समाज, किसी संस्थान और राष्ट्र के साथ ही संपूर्ण विश्व का उत्कर्ष होता है। संगठन सूक्त के 4 मंत्र इस प्रकार हैं। हे धर्मनिरत विद्वानों, आप परस्पर एक होकर रहें, आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक वार्तालाप करें, समान मन होकर ज्ञान प्राप्त करें। जिस प्रकार श्रेष्ठ जन एक मत होकर ज्ञान प्राप्त करते हुए ईश्वर की उपासना करते हैं, उसी प्रकार आप भी एक मत होकर विरोध त्याग करके अपना कार्य करें। हम सबकी प्रार्थना एक समान हो, हम सब भेदभाव से रहित परस्पर मिलकर रहें, हमारे अंतःकरण, मन, चित्त, विचार समान हो। जिस प्रकार प्राचीन समय में देवता एक साथ मिलकर शुभ कर्म में भाग लेते थे और एकता से पूजा करते थे। आप सबके संकल्प एक समान हो, हृदय और मन एक समान हो, जिससे आपका कार्य परस्पर पूर्ण रूप से संगठित हो। आप सबकी इच्छाएं समान हो, आपके हृदय एक जैसे हों, आपका मन भी एक जैसा हो, जैसे आप सब मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, खेल, व्यापार, अर्थ, प्रबंधन, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन के लिए परस्पर विचारों का समान होना आवश्यक है और परस्पर विचारों में समानता का ही संदेश देते हैं सनातन संस्कृति के स्रोत ग्रंथ वेद। संगठन सूक्त का संदेश एकता, सह अस्तित्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण है, जो राष्ट्र की समृद्धि के लिए सामूहिक सोच और साझा उद्देश्य को बढ़ावा देता है। साथ ही राष्ट्र के सभी सदस्यों को प्रेम से मिलकर चलने, समान विचारधारा रखने और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आत्मनिर्भर, विकसित और एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो सके। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। समानता और समत्व की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। एक श्लोक है, प्रसिद्ध यह श्लोक है, समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। आयुर्वेद के अनुसार 3 शारीरिक दोषों, जिन्हें त्रिदोष अर्थात वात, पित्त, पित्त और कफ कहा जाता है, वस्तुतः इन्हीं के असंतुलन को रोग का कारण माना जाता है, जबकि समदोष की स्थिति को हम आरोग्य या स्वास्थ्य कहते हैं।
तो इसी आरोग्य की प्राप्ति के लिए हम भी आप सभी के लिए मिलकर लाते हैं स्वास्थ्य मंत्र। और आज स्वास्थ्य मंत्र में क्या है विशेष, देखते हैं। सुनने में परेशानी या कम सुनाई देना काफी लोगों के लिए समस्या बन जाता है। ये केवल वृद्ध लोगों की ही समस्या नहीं है। इस समस्या से पीड़ित 35% लोग 60 वर्ष से कम आयु के होते हैं। सुनने में परेशानी कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है सुनाई की कमी का, जो सुनाई का लॉस का, हियरिंग लॉस का, वो नॉइज़ है। और नॉइज़ जो है वो हमारे वातावरण में हर जगह है। अगर हम WHO क्लासिफिकेशन देखें तो 0 से 25 डेसिबल तक की साउंड जो है, अगर हम वो सुन पा रहे हैं तो वो हम नॉर्मल कहेंगे कि भाई उस व्यक्ति की सुनाई की जो शक्ति है वो बिल्कुल नॉर्मल है। 25 से 40 डेसिबल तक अगर व्यक्ति की आवाज़ नहीं सुन पा रहा है तो इसका मतलब वो माइल्ड हियरिंग लॉस की कैटेगरी में आता है। और फिर 40 से 60 to 70 डेसिबल मॉडरेट हियरिंग लॉस में आता है, और 70 से 90 तक मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस में आता है। और 90 से ऊपर अगर वो बिल्कुल नहीं सुन पा रहा तो इसका मतलब वो प्रोफाउंड डेफ है और उसको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। सुनने की प्रक्रिया कान और मस्तिष्क के तालमेल से पूर्ण होती है। कोई भी ध्वनि कान में प्रवेश कर कान के पर्दे से टकराती है और कंपन उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंगे कॉक्लिया में पहुंचती है और सेंसरी हेयर सेल से टकराकर विद्युतीय तरंगों में बदल जाती है। फिर कॉक्लिया नर्व से मस्तिष्क में पहुंचती है और मस्तिष्क इनकी पहचान करता है। कान के 3 भाग होते हैं, बाहरी भाग, मध्य और आंतरिक भाग। कान के मध्य या आंतरिक भाग में समस्या हो तो सुनने में परेशानी हो सकती है। सुनने की शक्ति के कम होने या उसे खो देने के खतरे को कई कारक बढ़ाते हैं। कान में मैल, कान के पर्दे या अंदरूनी भाग में क्षति, कान में संक्रमण, शोर व ध्वनि प्रदूषण, हेडफोन्स का अधिक तेज आवाज में सुनना, बढ़ती आयु और कुछ दवाएं, ये सभी कारक हमारी सुनने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। हम दिन भर में कई तरह की आवाजें सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक देर तक तेज आवाज में रहने से सुनने की क्षमता पर असर होता है? WHO की डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई भी आवाज़ जो है वो अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा है और वो करीब 8 घंटे से ज़्यादा व्यक्ति सुन रहा है हफ्ता में 5 दिन, तो वो नॉइज़ जो है पेशेंट की कान की शक्ति या सुनने की शक्ति को कम कर सकता है। वो डेंजरस नॉइज़ है। अगर वही साउंड जो है 8 घंटे की जगह अगर सिर्फ 4 घंटे अगर पेशेंट सुन रहा है और उसकी जो डेसिबल क्षमता है वो 90 डेसिबल हो गई है तो वो भी खतरनाक है। हर 5 डेसिबल अगर हम इंक्रीज करेंगे, अगर 90 से 95 डेसिबल अगर हो गया साउंड, तो 95 डेसिबल साउंड सिर्फ 2 घंटे भी अगर वो व्यक्ति सुन रहा है और वो हफ्ते में 5 दिन सुन रहा है तो वो नुकसानदायक हो सकती है। अगर हम 100 डेसिबल की बात करें तो 100 डेसिबल की साउंड सिर्फ 1 घंटा अगर वो डेली सुन रहा है व्यक्ति तो वो डेंजरस हो सकती है, उसकी सुनाई की शक्ति कम हो सकती है। कान में शां की आवाज आना, कान में दर्द, तेज आवाज से चिढ़ना या गुस्सा आना, अधिक बोलना जिससे किसी की बात न सुननी पड़े, बात करने से कतराना, अक्सर दूसरे व्यक्ति को दोबारा बोलने के लिए कहना, चक्कर आना, अधिक तेज आवाज से उल्टी होना और सिर दर्द, ये सभी इस बात का संकेत हो सकते हैं कि व्यक्ति की सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है। कान में बजने या कुछ गूंजने की आवाज जो आती जाती रहती है, बहरेपन का शुरुआती संकेत हो सकती है। यही नहीं, ऐसे कई अन्य संकेत होते हैं जो व्यक्ति को शुरुआती दौर में आते हैं, जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो बाद में गंभीर रूप ले लेते हैं और व्यक्ति पूरी तरह से बहरेपन यानी बधिरता का कारण बन सकते हैं। सुनने में परेशानी का कारण जानकर उसका सही इलाज करवाना आवश्यक है। यदि आप चेतावनी संकेतों में से किसी को भी महसूस कर रहे हैं तो लापरवाही न बरतें। अगर हमें अपने कानों को बचाना है नॉइज से तो वो हमेशा ईयर प्लग्स या ईयरफोन से जो म्यूजिक सुन रहे हैं वो कम वॉल्यूम में सुने। कम वॉल्यूम का मतलब कि ये कि वो 60 डेसिबल से ज़्यादा ना हो
और जो आपका फ़ोन या आपका जो मोबाइल है या आईपैड है उसका जो वॉल्यूम है वो 60% से ज़्यादा ना हो, जो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम से 60% तक ही रहना चाहिए, और दिन के अंदर 60 मिनट से ज़्यादा ना सुने। बहुत तेज़ नॉइज़ से बचना चाहिए, बहुत तेज़ पटाखों से भी हमें बचना चाहिए, और सडन नॉइज़ जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी डिस्को में चले गए या कहीं शादी ब्याह में पार्टी में बहुत तेज़ स्पीकर के सामने खड़े हो गए तो उसकी वजह से भी कान के अंदर नुकसान हो सकता है और कान की सुनाई की शक्ति कम हो सकती है। यदि आपको अक्सर लोगों की बात सुनने में परेशानी होती है, आप दूसरों को बात बार बार दोहराने और जोर से, स्पष्ट या धीमी गति से बोलने के लिए कहते हैं, रेडियो या टीवी की आवाज आपको बढ़ानी पड़ती है, तो आपके लिए सुनने की जांच करवाना और एक विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक है। सुनने की क्षमता को बेहतर रखने के लिए और सुनने में परेशानी की समस्या से बचाव के लिए सावधानी रखना आवश्यक है। अपनी श्रवण शक्ति को लेकर सावधान और सतर्क रहें, जिससे सुनने में परेशानी की समस्या की संभावना को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय हो गया है एक अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम अगली प्रस्तुतियों के साथ वापस लौटते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। सुप्रभातम में आप सभी का पुनः स्वागत है। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः न चास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति चेत न स तत्त्ववित्। अर्थात ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त योगी के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यदि उसके लिए कुछ शेष रह जाता है तो उसे निश्चय ही तत्ववेत्ता नहीं कहा जा सकता। पर एक कुशल तत्ववेत्ता योगी बनने से पहले हमें योग के आरंभिक या प्रायोगिक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने की होती है अत्यंत आवश्यकता। अतः आज अपने चिर परिचित योग प्रभाग की ओर बढ़ते हुए जान लेते हैं कि क्या है विशेष योग की प्रस्तुति में आज। हमारा आज का विषय है संतुलन। शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए किए जाने वाले योगासन अभ्यास। तो आइए हम करते हैं पहला अभ्यास, उत्कट आसन। इसके लिए आप अपने पैरों के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस बनाएंगे। दोनों हाथ सामने थाइस पर होंगे। नजरें सामने एक स्थान पर, एक स्थिर बिंदु पर, ध्यान के लिए, कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए। इनहेल करते हुए आप अपनी एड़ियों के साथ हाथों को भी ऊपर की ओर उठाएंगे, हाथ शोल्डर लेवल पे। हाथों की स्थिति कंधों के स्तर तक। एक्सहेल करते हुए आप अपने घुटनों को मोड़ते हुए आराम से अपने संतुलन को अपने पैर के पंजों पर बनाए रखते हुए यहाँ पर 6 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसके बाद आराम से आप इनहेल करते हुए फिर से अपने पंजों पर बैलेंस यानी संतुलन बनाएंगे और एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ और एड़ियां एक साथ नीचे लाएंगे। यह है एक राउंड। इसी तरह से आप इस आसन को 3 से 4 बार कर सकते हैं। आज के विषय का दूसरा आसन है एक पद आसन। इसके लिए संतुलन बनाए रखने के लिए वही क्रिया है कि आप सामने एक स्थिर बिंदु पर देखेंगे, शरीर के पूरे भार को एक पैर पर डालेंगे और आराम से दूसरे पैर को उठाते हुए आप मोड़ते हुए पंजे को थाई पर अपने जंघा पर रखेंगे, जंघा की अंदर की स्थिति पर रखेंगे।
जो पैर मोड़ रखा है उसे घुटने को पीछे की ओर थोड़ा पुश करिए ताकि आपके कूल्हे की मसल्स एक्टिव हों, सपोर्ट में आए। हाथ नमस्ते मुद्रा में। आराम से यहाँ पर आप स्थिरता के साथ सामान्य श्वास के साथ 6 से 10 सेकेंड रुकेंगे। फिर जब धीरे से वापस आएंगे तो आराम से पहले अपने पैर को रिलैक्स कीजिए और रिलैक्स खड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार से यही प्रक्रिया आप दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। आइए जानते हैं आज के इस विषय में हमारे गुरुमा हंसा जी के क्या विचार हैं। नमस्कार। शरीर में बैलेंस बनाए रखना, जैसे मन में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है, दोनों बहुत जरूरी है। ऐसा हरी भरी और इसकी आदत मानसिक जो होती है ना लोगों की, उसको अवॉइड करना जरूरी है। चाहिए तो एक पैर पर जरा खड़े होइए और एक पैर पर खड़े रह के थोड़ी बातें कर ली या ब्रश कर लिया, ऐसी कुछ आदत डालिए जिससे माइंड अलर्ट रहे हमेशा। जो भी हो सके शांति से करने की आदत डालिए। भाग दौड़ जीवन गलत ही है। जितना हो सके रात को समय पर सोना, समय पर उठना, ये टाइमिंग हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सर्कैडियन रिदम में चलेंगे तो शरीर और मन दोनों बहुत अच्छी तरह से चलेंगे। इसलिए ये छोटी छोटी बातें, और ध्यान ये रखना है कि हम जितना हो सके जर की मूवमेंट्स, अचानक उठ जाना और ये सब चीज़ें ना करें। शांति से उठो, थोड़ी देर रुको और फिर आगे बढ़ो, ऐसी आदत डालिए बस, तो सब कुछ सही रहेगा। नमस्कार। और अब समय है संस्कृत पाठशाला से जुड़ी प्रस्तुति का, जहां कुछ नया सीखने के क्रम में सर्वनाम पदों के स्त्रीलिंग रूपों की षष्ठी विभक्ति का वाक्यों के द्वारा अभ्यास हम आज सीखेंगे। आइए प्रवेश करते हैं संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषाम् अपि अभिनंदनम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत शिक्षण के क्रम में आज हम सर्वनाम पदों की षष्ठी विभक्ति के स्त्रीलिंग पदों का सरल वाक्यों के साथ अभ्यास करेंगे। यदि हमें कहना हो उसका घर, तो संस्कृत में कहेंगे तस्याह गृहम्। तस्याह गृहम्। यदि वाक्य हो इसका घर, तो कहेंगे एतस्याह गृहम्। एतस्याह गृहम्। वाक्य यदि है उसके पिता, तो कहेंगे तस्याह जनकः। तस्याह जनकः अर्थात उसके पिता। यदि कहना हो इसके पिता, तो कहेंगे एतस्याह जनकः। एतस्याह जनकः। वाक्य यदि बनाना हो इसका काम, तो कहेंगे एतस्याह कार्यम्। एतस्याह कार्यम्। उसका काम यदि यह कहना हो, तो कहेंगे तस्याह कार्यम्। तस्याह कार्यम्। यदि वाक्य हो उसकी आवाज, तो कहेंगे तस्याह ध्वनिः। तस्याह ध्वनिः। इसकी आवाज, तो कहेंगे एतस्याह ध्वनिः। एतस्याह ध्वनिः। उसकी कार, इसके लिए कहेंगे तस्याह कारयानम्। तस्याह कारयानम्। यदि पूछना हो किसकी कार, तो कहेंगे कस्याह कारयानम्। कस्याह कारयानम्। उसका पेन, इसके लिए कहेंगे तस्याह लेखनी। तस्याह लेखनी। इसकी पेंसिल, तो कहेंगे एतस्याह अंकनी। एतस्याह अंकनी। यदि पूछना हो किसका फोन, तो कहेंगे कस्याह दूरभाषा। कस्याह दूरभाषा। यदि वाक्य हो उसकी राशि, तो संस्कृत में बोलेंगे तस्याह राशिः। तस्याह राशिः। यदि कहना हो इसकी राशि, तो कहेंगे एतस्याह राशिः। एतस्याह राशिः। उसकी पुस्तक, तो कहेंगे तस्याह पुस्तकम्। तस्याह पुस्तकम्। और यदि इसी का प्रश्न बनाना हो, तो पूछेंगे किसकी पुस्तक, तो प्रश्न बनेगा कस्याह पुस्तकम्। कस्याह पुस्तकम्। और उत्तर में कहेंगे यदि इसकी पुस्तक, तो बनेगा एतस्याह पुस्तकम्। एतस्याह पुस्तकम्। कस्याह
तस्याः, एतस्याः, इन 3 पदों के सहारे आप अनंत वाक्यों की रचना कर सकते हैं। जिन पदों के संस्कृत नाम आपको न पता हो, जैसे उसकी गली, इसकी लिपस्टिक, किसकी सहेली इत्यादि, इसके लिए आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्स पर आपके उत्तर लिखने में समर्थ होंगे। आज लेते हैं यहीं विराम। संस्कृत का बोल बोल कर करिए अभ्यास इसी सत् परामर्श के साथ। नमः सर्वाभ्यः संस्कृत प्रियाभ्यः नमो नमः। इसके साथ ही सुप्रभातम के चिर परिचित प्रस्तुतियों के क्रम को समेटने का है अब समय। पर आपको बताते चलें कि कल पुनः प्राभातिक वेला में सुप्रभातम के नए अंक को लेकर हम पुनः होंगे आप सभी के बीच। तावत् शुभंकरः सर्वः शुभं भावयतु सर्वम्। अभी दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।